गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चूंकि हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में जितने चैप्टर्स हमें पढ़ने थे हमने पढ़ लिए। अब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को शुरू करने जा रहे हैं जो चैप्टर 10 में है। तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ना है जिसे फुल डिटेल से हमें पढ़ना होगा। ठीक है, चैप्टर 10 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, जिसमें मैंने आप लोगों को कल सिर्फ लिखवा दिया था समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ये जो समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, परिभाषा दीजिए। ठीक है, या तो समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा दीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर इसे आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो ये 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और उसके बाद 2001 में, इस तरह से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं अभी समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा दीजिए। तो इसे लिखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि समष्टि किसे कहते हैं। चूंकि हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया गया था। जब हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सूक्ष्म इकाई का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म इकाई में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, परंतु समष्टि अर्थशास्त्र में किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन ना करके एक पूरे समूह का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है। क्या लिखेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की किसी विशिष्ट इकाई का नहीं बल्कि सभी इकाइयों का उनकी समग्रता के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे, अब आप इसमें जैसे देख लीजिए कि किन किन चीजों का इनमें हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये होता है कुल राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार, कुल उपभोग, बचत एवं विनियोग, कुल मांग एवं कुल पूर्ति तथा सामान्य मूल्य तल। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण संपूर्ण पूरी इकाइयों का अध्ययन करती है, पूरी इकाइयों का निचोड़ होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की किसी विशिष्ट इकाई का नहीं बल्कि सभी इकाइयों का उनकी सामर्थ्यता के अनुसार अध्ययन किया जाता है। जैसे में हम लोग देख लेते हैं कुल राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार, कुल उपभोग, बचत एवं विनियोग, कुल मांग एवं पूर्ति तथा सामान्य मूल्य तल। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। उसके बाद प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था के विशिष्ट मदों का नहीं बल्कि उनके बड़े समूहों एवं औसतों का अध्ययन करता है जिन्हें वह उपयोगी रूप में परिभाषित करता है तथा उनके संबंधों का परीक्षण करता है। तो देखिए, ऊपर हमने जो भी लिखा अर्थशास्त्र के बारे में, ये समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा हो गई और उसके बाद एक वैज्ञानिक की परिभाषा हमें देनी है। जो वैज्ञानिक है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था के विशिष्ट मदों का नहीं बल्कि उनके बड़े समूहों एवं औसतों का अध्ययन करता है जिन्हें वह उपयोगी रूप में परिभाषित करता है तथा उनके संबंधों का परीक्षण करता है। इस तरह से समझ में आ गया समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। देखिए, दोनों क्वेश्चन एक ही, अगर आप याद करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तो भी आपको यही आंसर लिखना है, और अगर आप याद करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए तो भी आपको यही आंसर को लिख देना है। ठीक है, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे। ठीक है,
चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में जो डिफरेंसेस था वो मैंने पहले भी व्यष्टि वाले चैप्टर्स में लिखवा दिया आपको, ठीक है। उसमें हमने जो डिफरेंसेस लिखा था उसमें हमने लिखा था अंतर का आधार, फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र, फिर समष्टि अर्थशास्त्र। पर चूंकि वहाँ पे उस तरह का अंतर हम लोग लिख चुके हैं तो आप उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में जो अंतर स्पष्ट करेंगे उसको हम लोग 1-2 नंबर देके कुछ छोटी छोटी बातें जो दोनों में डिफरेंसेस होती हैं उन्हें डालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में जो अंतर है वो चूंकि लगभग लगभग 1-2 नंबर भी हम लोग डालेंगे तो उसी तरह का है जैसा हम लोग पहले चैप्टर में कर चुके हैं। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ दे रही हूँ। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में जो अंतर स्पष्ट करना है, ये जो पहले चैप्टर में हम लोग करे थे उसी को आप उठा के यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं को बताइए, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र की क्या क्या सीमाएं हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं को बताइए, ठीक है। हम लोग देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं को बताइए, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं हम लोग लिखेंगे। आंसर देके लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र की अनेक सीमाएं हैं जिसमें से प्रमुख उल्लेखनीय है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र की बहुत सारी सीमाएं हैं परंतु जो प्रमुख है उसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला नंबर में दे के लिखेंगे आप, बहुत सी बातें जो व्यक्तियों या छोटे समूहों के लिए सत्य होती है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सत्य नहीं होती, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि अगर हम लोग किसी एक व्यक्तिगत इकाई का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सी बातें सही होती है, ठीक है, उस व्यक्तिगत हिसाब से सही होती हैं, परंतु जब वही बातों को हम पूरे संपूर्ण समाज पे लागू करने लगते हैं तो वो बातें सही नहीं होती, और ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण की सबसे बड़ी कमी यह है कि बहुत सी बातें जो व्यक्तिगत या छोटे समूहों के लिए सत्य होती है परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सत्य नहीं होती। तो हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किए जाने वाले काम को यदि सभी व्यक्ति करने लगे तो इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सही बात है, जब कोई एक व्यक्ति, जैसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं और वो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, वो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। अब वही कार्य को अगर हम चाहें कि पूरा समाज मिलकर करने लगे तो क्या वो कार्य सही होगा? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। चलिए, तो इसका सबसे पहला जो दोष है वो यही है, पहली जो सीमा है वो ये है कि बहुत सी बातें जो व्यक्तियों या छोटे समूहों के लिए सत्य होती है वो पूरे सामाजिक अर्थव्यवस्था के लिए सत्य नहीं हो पाती, ठीक है। दूसरा देखिए, प्राय लोग समष्टि वर्ग अथवा समूह के बीच व्यापार अंतर की उपेक्षा करते हैं। समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण की दूसरी सीमा यह है कि लोग प्राय समष्टि वर्ग अथवा समूहों के बीच व्यापक अंतर की अपेक्षा कर देते हैं जिससे हमारे निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। प्राय समष्टि को समरूप मान लेते हैं। देखिए दूसरे नंबर में आता है कि लोग जो समष्टि वर्ग समूह का जो अध्ययन होता है उसे ही सही मान लेते हैं, ठीक है। परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जो बात इसमें साबित हुई है वही समाज के लिए सही हो, ऐसा नहीं होता। ये भी समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं के अंतर्गत आता है। तीसरा है, वे समूह जिससे अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है महत्वपूर्ण अथवा दिलचस्प नहीं हो सकते। तीसरा है, वे समूह जिसमें अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है महत्वपूर्ण अथवा दिलचस्प नहीं हो सकते। समष्टि आर्थिक विश्लेषण की तीसरी सीमा यह है कि वे समूह जिनके अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है महत्वपूर्ण अथवा दिलचस्प नहीं हो सकते, ठीक है।
फोर्थ नंबर देखिए, समष्टि की अपेक्षा समष्टि की बनावट एवं संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, समष्टि की अपेक्षा समष्टि की बनावट एवं संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। समष्टि अर्थशास्त्र की चौथी सीमा यह है कि समष्टि की अपेक्षा समष्टि की बनावट एवं संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। अर्थशास्त्री प्रायः इस तथ्यों को भूलकर गलत अनुमान लगा बैठते हैं, अतः समष्टि के संबंध में निष्कर्ष निकालने के पहले इसकी बनावट एवं संरचना पर भी ध्यान देना चाहिए। और फिफ्थ नंबर है समष्टि को मापने की समस्या। समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण में समष्टि को भी मापने की समस्या है। वास्तव में समस्या यह है कि अलग अलग स्वभाव वाली इकाइयों को किस प्रकार एक इकाई के रूप में व्यक्त किया जाए। देखिए, चूंकि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे सामाजिक इकाइयों का, पूरी इकाइयों का जब वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है और उन्हें एक तरह से मापने की जो कोशिश है वो हमेशा गलत हो जाती है। तो इस तरह से ये भी उसकी सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए, अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।